अस्सलामुअलैकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कल हमने लिविंग वर्ड इन टाइम को समझा। हमने इसमें एवोल्यूशन को देखा कि ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन किस तरह होती है। फोसल को स्टडी कैसे किया जाता है। फोसल को स्टडी करने के मेथड कौन कौन से हैं। हमने सेडिमेंटेशन मेथड को देखा, जिसमें कुछ लेयर्स होती हैं ज़मीन के अंदर। जब इसकी खुदाई करें तो एक लेयर हमने देखा कि एक गुजरा हुआ वक्त है, और इस लेयर को जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें कुछ फोसल नज़र आते हैं। और जब ज़मीन की खुदाई करें तो जो सबसे अपर लेयर होगी, इससे हमें ये अंदाज़ा होता है ये जो है वो फोसल जो है वो अभी जो नीचे वाली लेयर है उससे नए हैं। आज के दौर के जो है वो नए फोसल्स हैं। उसके बाद उससे नीचे वाली जो लेयर है वो उससे पुरानी हो जाएंगी, उससे नीचे वाली जो लेयर है ये उससे पुराने हो जाएंगे। तो लेयर्स को स्टडी करने से हमें फोसल्स का जो सीक्वेंस है, जो टाइम सीक्वेंस है, वो हमें पता चलता है। जो सबसे अपर लेयर होगी उसमें फोसल जो है वो आज के दौर के मुताबिक जो है वो नए होंगे उसके मुताबिक। उसके बाद जो है वो नीचे वाली लेयर में उससे पुराने फोसल होंगे। लेकिन एक कंडीशन इधर थी कि लेयर्स का जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अगर लेयर का सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम सामने आएगी कि फिर ये सही तरह से हमें टाइम सीक्वेंस जो है वो फोसल्स का नहीं मिलेगा। फिर इसके बेहतर जो था जो मेथड था फोसल को स्टडी करने का, वो था रेडियो एक्टिव मेथड, जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फोसल हमें मिला है उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तादाद कितनी है। अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उसमें कम है तो इसका मतलब वो फोसल पुराना है, और अगर किसी फोसल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो ज़्यादा है तो वो फोसल अभी नया है, उसको मरे हुए अभी कम वक्त ही गुजरा है। कंपेयर उसके बाद हम लेयर्स को कंपैरिजन भी करके, लेयर को कंपेयर करके उनके रिलेटिव एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर एक ही लेयर में जो है वो फोसल नज़र आ रहे हैं तो इसे हम ये कह सकते हैं कि वो सेम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में वो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते थे, क्योंकि उस लेयर में इकट्ठे ही दफन हुए हैं, इकट्ठे ही उधर वो डेड हुए हैं। तो वो एक ही वक्त में इकट्ठे ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसमें हमने कार्बन डेटिंग मेथड को थोड़ा समझा। हमने देखा कि जो कार्बन 14 है ये किस तरह बनता है, किस तरह जो है वो नाइट्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन का इजाफा होता है। कॉस्मिक जो वेव्स हैं वो किस तरह इसमें आती हैं और न्यूट्रॉन का इजाफा करती हैं, प्रोटॉन निकल जाता है और वो C14 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो C14 है ये कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा बनता है, प्लांट में जाता है, प्लांट से ऑर्गेनिज्म में जाता है, और फिर ये अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल जो ही होता है फिर से दोबारा स्टेबल होने की कोशिश करता है। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मरेगा तो अब उसके अंदर ये कुछ रेडिएशन खारिज करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होता रहेगा, स्टेबल होता रहेगा, दोबारा से N14 में बदलेगा। तो कार्बन 14 N14 में जितना बदला है, अगर वो हाफ बदल गया तो उसे हम उसकी हाफ लाइफ कहते हैं। और इसकी हाफ लाइफ जो है वो हमें पता है कि कार्बन की हाफ लाइफ N14 में बदलने के लिए कितना टाइम गुजरता है, वो 5730 साल था। तो इससे हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल से हमने इसको समझा था कि किस तरह कार्बन जो है कार्बन डेटिंग से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो हड्डी कितनी पुरानी है, वो फॉसिल कितना पुराना है। कार्बन से हम अंदाज़ा जो लगा सकते हैं वो मैक्सिमम 50 से 60 साल। इससे ज़्यादा भी अगर लगाएंगे तो उससे हमें सही तरह एक्यूरेसी सामने नहीं आएगी। इसलिए अगर हमने ज़्यादा पुराने फॉसल को स्टडी करना है तो उसके लिए और एलिमेंट जिनकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, जो हाफ होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, अगर उस बोन में, उस हड्डी में, उस फॉसल में ये एलिमेंट पाए जाएंगे और उसका स्टेबल एलिमेंट के साथ उसको कंपेयर करके उसी फॉसल में, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है। इसमें हम देखा। और अगर उस फॉसल में ये एलिमेंट नहीं पाया जाता तो उस लेयर में ये एलिमेंट ज़रूर पाया जाएगा, उसके साथ इसको कंपेयर उसमें देखा जाता है कि वो फॉसल के अंदर कितने, वो जो रॉक है, वो जो लेयर है उसमें कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ चुके हैं। उनको उससे बने हुए स्टेबल के साथ कंपेयर करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने परसेंट जो है ये स्टेबल में बदल चुके हैं, हाफ लाइफ कितनी हाफ लाइफ इसकी हो चुकी है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। जियोलॉजिकल टाइम चार्ट चार्ट किसी भी ऐसे डेटा को कहते हैं जो हमारे लिए समझने में, किसी भी इन्फॉर्मेशन को आसानी दे, हमारे लिए उसको देखना समझना आसान हो जाए, इसे हम चार्ट कहते हैं। जियोलॉजिकल, जियो का मतलब ज़मीन होता है, तो ज़मीन के ऊपर जो मुख्तलिफ जो है वो इराज गुजरे हैं, जो पीरियड गुजरे हैं, उसको एक चार्ट की फॉर्म में बताया गया है, तो इसे हम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट कहते हैं। जैसे इसको हम एक कॉमन पॉइंट नीचे, सबसे नीचे हॉरिजॉन्टल देखें सबसे एंड पे, तो एक जो कॉमन पॉइंट है वो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो था वो आज से 3000 मिलियन ईयर अगो पहले ज़मीन के ऊपर जो है वो इवाल्व हुआ था। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ज़मीन की जो एवोल्यूशन हुई, सबसे पहले जो ज़मीन बनी थी वो आज से 4.5 बिलियन ईयर अगो, और ज़मीन के ऊपर जो लाइफ आई थी वो 3 बिलियन यानी 3000 मिलियन ईयर अगो पहले ज़मीन के ऊपर पहली लाइफ आई थी। यानी कि 1500 अरब साल का वक्त गुजरा, फिर जाके जो है वो उसके ऊपर क्या नाम है, पहली लाइफ ज़मीन के ऊपर जो थी वो इवाल्व हुई थी, पहली लाइफ इसके ऊपर ज़मीन के ऊपर आई थी। तो इतना अरसा गुजरने के बाद ज़मीन के ऊपर सबसे कब लाइफ कैसे, इसको हम डिटेल में देखा था, किस तरह मालिकुल आपस में मिलते हैं और पहली लाइफ आई। तो जो पहली लाइफ थी वो आज से 3000 मिलियन, यानी कि सॉरी उसको मैं 3 अरब साल पहले, यानी आज से 3 अरब साल पहले ज़मीन के ऊपर लाइफ आई थी। और जो पहला ज़मीन का बनी थी वो आज से 4.5 अरब साल पहले, यानी 1.5 अरब साल लगा था। 1.5 अरब साल लगा था, 1500 करोड़ साल लगे थे ज़मीन के ऊपर पहली लाइफ बनने में। इतना वक्त एवोल्यूशन में लगा, फिर जाके एक सेल बना। तो ये जो नई लाइफ इवाल्व होती है ना, इसमें बड़ा टाइम लगता है।
तो जो पहली लाइफ आज अगर हम ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं तो ज़मीन के ऊपर इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, अगर हम खुद सोचें अपनी अकल से खुद जहन दौड़ाएं तो हमें खुद सोचना चाहिए कि ज़मीन के ऊपर पहली लाइफ कैसे बनी, क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू साइंस अगर हम देखें, इसको स्टडी करें, फोसल्स को देखें, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि जो हमारे साइंटिस्ट ने जो इन्फॉर्मेशन लिखी हैं और आज भी इसके ऊपर डिस्कवरीज जो है वो ने जो है वो काम हो रहा है, तो उसके मुताबिक ज़मीन के ऊपर जो पहली लाइफ हमें जो फोसल से जो हमें जहाँ कोई भी एविडेंस जो मिलते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि ज़मीन के ऊपर जो पहली लाइफ थी वो आज से समझे कि 3000 मिलियन यानी 3 अरब साल पहले ज़मीन के ऊपर पहली लाइफ आई थी। उसके बाद उस लाइफ ने मुख्तलिफ और लाइफ में इवाल्व होना शुरू किया, इसके अंदर चेंजिंग आई क्योंकि सराउंडिंग में चेंजिंग आ रही थी। तो इस लाइफ में, इस सेल में जो एंशियंट बैक्टीरिया थे, पुराने बैक्टीरिया जो बने थे, एक तो ये बायोनिफिजन कर करके अपनी तादाद बढ़ा रहे थे, और वो बैक्टीरिया जो थे उस वक्त ये केमिकल खाते थे, कीमो बैक्टीरिया थे यानी कीमोट्राफिक थे, ये जो है वो केमिकल खाते थे। तो ये बैक्टीरिया जो थे, इन बैक्टीरिया से मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो थे और बनते रहे रिप्रोडक्शन से, और वो जो बैक्टीरिया था अब उनमें एवोल्यूशन आती रही। तो कई और साल गुजरे तो उससे क्या हुआ कि मुख्तलिफ और ऑर्गेनिज्म इवाल्व हुए। तो ये एक सिंगल एक सेल से, एक बैक्टीरिया से जो आज से 3000 मिलियन ईयर अगो पहले बना था, उसके बाद समझे कि इससे 3 ब्रांचेस निकली थी। इसमें से कुछ जो थे वो फंजाई और एल्गी की तरफ चले गए, करता हूँ इस पर बात। कुछ जो थे वो इनवर्टिब्रेट्स यानी ट्राइलोबाइट्स, और कुछ कॉमन वर्टिब्रेट्स इंसेस्टर बनाने की तरफ चले गए। आज से तकरीबन 2000 मिलियन ईयर अगो पहले यानी 2 अरब साल, 3 अरब साल पहले पहला बैक्टीरिया बना था। 1 अरब साल का वक्त लगा था इसे, 1 अरब साल का वक्त कि इसमें एवोल्यूशन आई, और इसमें जो एवोल्यूशन आई इसके बाद इससे कुछ और मल्टी सेलुलर, यानी एक सेल था ना ये रिप्रोडक्शन करता तो फिर से एक सेल बनता, फिर से एक सेल बनता, फिर ये सेल जो थे इन्होंने जब हालात चेंज हुए, सराउंडिंग में इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो सेल इकट्ठे रहना शुरू कर दिए। एक से आपस में इकट्ठे सेल जो है वो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर, क्योंकि काम की एफिशिएंसी को बढ़ाना था, तो जिसकी वजह से सेल आपस में इकट्ठे जुड़ते रहे और वो मल्टी सेलुलर की तरफ चलते रहे। और जिससे कुछ ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने जो कि एलजी थे और फंजाई थे। एलजी जो थे ज़ाहिर इनके अंदर और ये यूक्रोटिक बन गए, पहले प्रोक्रोटिक थे और ये यूक्रोटिक कैसे बने। ये प्रोक्रोटिक था पहला जो सेल बना था, इसमें यूक्रोटिक कैसे बने, इसके अंदर ऑर्गेनाइज कैसे आई। एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को खाना शुरू किया, जब केमिकल खत्म हो गए तो सराउंडिंग से केमिकल, तो इन्होंने बैक्टीरिया ने एक दूसरे को खाना शुरू किया। एक बैक्टीरिया जब दूसरे को इंगल्फ करता था तो उसकी मेम्ब्रेन, जब एंडोसाइटोसिस होती है तो उसकी मेम्ब्रेन भी साथ आ गई और डबल मेम्ब्रेन आ गई। और आज हम देखते हैं जो माइटोकांड्रिया उसके अंदर अपना डीएनए, अपने राइबोसोम है जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर है, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया ही था। आज की जो माइटोकांड्रिया है ये पुराने वक्त का एक बैक्टीरिया था। आज का जो क्लोरोप्लास्ट है ये पुराने वक्त का एक बैक्टीरिया था। आज का जो न्यूक्लियस है ये पुराने वक्त का एक बैक्टीरिया था। हर एक के अंदर अपना न्यूक्लियस है, अपने राइबोसोम होते हैं अपना सारा। इस वजह से ये इसे कहते हैं एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। मैं फिर बता रहा हूँ ये सारे हाइपोथेसिस हैं, थ्योरीज हैं। मैं भी ठीक हूँ, मैं भी गलत हूँ, अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन साइंस को समझना हमारी प्रायोरिटी है, हमें देखना चाहिए इसको। चलें अभी हम इस तरफ नहीं जा रहे, टॉपिक पे ही रहते हैं, कोशिश करते हैं पहले इसको समझ लें। सिंगल एक बैक्टीरिया से 1 अरब साल का वक्त गुजरा, 3000 मिलियन से 2000 मिलियन यानी 1 अरब साल। आज से 3 अरब साल पहले एक बैक्टीरिया था, आज से 2 अरब साल पहले अगर हम ज़मीन को पता चले, हमें जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, तो ज़मीन के ऊपर कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ चुके थे। उसमें एलजी थे जिनके अंदर आपको बता चुका हूँ ऑर्गेनाइज आ चुकी थी, कुछ फंजाई थे वो बन गए। उसके बाद इन्हीं बैक्टीरिया से कुछ जो थे वो ट्राइलोबाइट्स यानी इनवर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, इनके कुछ एंसेस्टर बने थे, अबाव इजदाद इनके कुछ बने थे, जो कि आज भी हम देखें कुछ इनवर्टिब्रेट्स बेशुमार इंसेक्ट हमें ज़मीन के ऊपर नजर आते हैं। तो ये सब उस वक्त जो थे वो ट्राइलोबाइट, सबसे पहले इनके जो एंसेस्टर थे वो आज से 2000 मिलियन ईयर वो या उससे भी पुराने जो थे आज से जो है उस वक्त बने थे। ये एक यानी कि इससे एक ऐसी ब्रांच निकली थी जो ट्राइलोबाइट्स की तरफ चलेगी। ट्राइलोबाइट्स, ट्राई का मतलब होता है 3, यानी कि इनके 3 बॉडी के पार्ट्स होते हैं, हेड, थॉरक्स और एब्डामिन। जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। हेड अलग होता है, थॉरक्स अलग होता है जिससे उसकी अपेंडेजेस वगैरह, लेग्स और विंग्स वगैरह निकली होती हैं, और एब्डामिन अलग होता है, इन्हें ट्राइलोबाइट्स कहते हैं। उससे इन्हीं बैक्टीरिया से मल्टी सेलुलर बने, और वो जो मल्टी सेलुलर थे, कुछ मल्टी सेलुलर तो फंजाई और एल्गी बनाने चले गए ना, कुछ मल्टी सेलुलर थे इससे ट्राइलोबाइट्स यानी इनवर्टिब्रेट इवॉल्व हुए, और कुछ मल्टी सेलुलर से फिशेज बन गई। और वो फिशेस थी, वो जो फिशेस थी उसके बाद फिशेस से एम्फीबियन बन गए, एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल से बर्ड्स, और बर्ड से रेप्टाइल और मैमल्स भी बने। यानी इन्हीं रेप्टाइल से जो थे वो बर्ड्स भी बने थे, और इन्हीं रेप्टाइल से मैमल भी बने थे। ये देखिए हमें एक पूरा एक टाइम सीक्वेंस, एक फाइलेटिक लीनियज हमें ये नज़र आ रही है इसमें। इसको हम देखने से ये हमें पता चल रहा है। इसको और भी समझते पहले मेन ज़रा देख लें कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था इससे 3 मुख्तलिफ ब्रांचेस बनी।
एक ब्रांच जो थी वो फंजाई और एल्गी में कन्वर्ट होगी, एक जो थी वो ट्राइलोबाइट्स यानी इनवर्टिब्रेट्स में बदल गई, और एक जो ब्रांच थी वो कुछ वर्टिब्रेट जो कॉमन आज के जो उनके जो एंसेस्टर थे आज के वर्टिब्रेट्स के, जो यानी कि हमारे जो एंसेस्टर थे, हम भी इसे अगर हम देखें, जो हम मैमल्स हैं, सबसे एंड पे देखें ना मैमल्स, हम खुद मैमल हैं, तो मैमल से पहले क्या थे? वो रेप्टाइल थे, रेप्टाइल से पहले एम्फीबियन थे, एम्फीबियन से पहले फिशेस थे, और फिशेस कैसे इवाल्व हुई? कुछ मल्टी सेलुलर थे, दरमियान में कुछ और भी ऑर्गेनिज्म जरूर होंगे ना, तो वो जो दरमियान में और भी ऑर्गेनिज्म है, इनसे वो कैसे बने थे? वो सिंगल एक सेल से बने थे। तो हमें ये समझ आ रही है कि जितना भी सबसे ऊपर देखें, ये जो करंट इरा है, आज का जो पीरियड है, इसको अगर हम देखें तो ये अभी प्रेजेंट है, तो इसको हर जो भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल हैं, उन सब का जो एंसेस्टर एंड पे बैक्टीरिया ही नज़र आ रहा है। जितने भी प्लांट हैं उन सब के एंड पे जो है वो बैक्टीरिया ही नज़र आ रहा है। ओके, ठीक है, ये तो हमें चार्ट थोड़ा सा जो हमें समझ आ रही है कि वाकई एक बैक्टीरिया से एनिमल बने, उससे प्लांट बने, उससे जितने भी आज हम देखें मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल हैं, एम्फीबियन है, फिशेज हैं, इनवर्टिब्रेट्स, और जो प्लांट की जो फार्म्स हैं, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने भी प्लांट है, ऐसे ही इन सब का अभी तक हमने सिर्फ एक बात देखी है कि आज के दौर में जितनी भी स्पीशीज हैं, इधर तो कुछ भी नहीं है ना, 2.5 मिलियन जो स्पीशीज हैं, ये एनिमल्स की भी उसमें है, आज देखते हैं उसको प्लांट की भी हैं, तो जितनी भी ये जो स्पीशीज हैं, इन सब का जो कॉमन एंसेस्टर था वो एक सिंगल बैक्टीरिया था। इस चार्ट से हमें देख के ये समझ आ रही है, अभी तक हमने इस पर बात की है। ओके, जो टाइम है ना, इसको जो सबसे बड़ा जो टाइम का जो एक वक्त होता है, इसे हम इयोन कहते हैं, इयोन। उसे जो छोटा होता है उसे हम इरा कहते हैं। इरा से छोटा होता है पीरियड, उसके बाद पीरियड से छोटा भी एक योग होता है। तो हमने इयोन को तो इधर नहीं देखना, इयोन को सब जो है वो इराज में डिवाइड किया है, जिसको 4 बड़े इरा हैं ज़मीन के ऊपर जो कि गुजरे हैं। इसे कहते हैं प्रोटेरोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा, मीजोजोइक इरा और सीनोजोइक इरा। यानी कि जो इयोन है इसको 4 छोटे इरा में डिवाइड किया गया है। तो हमारा जो कितने इरा ज़मीन के ऊपर गुजरे हैं, एक है प्रोटेरोजोइक इरा जो कि आज से 2000 मिलियन ईयर अगो पहले था, उसके बाद एक है पैलियोजोइक इरा, उसके बाद आगे है मीजोजोइक इरा और सीनोजोइक इरा। ये हमारी जो ज़मीन के कुछ इराज हैं जो कि ज़मीन का गुजरे हुए कुछ वक्त हैं। ओके, अब इन इराज के भी आगे से ना जो पीरियड है, मैंने पहले बताया सबसे बड़ा इयोन होता है, उसके छोटा क्या होता है, जो है वो इराज होते हैं, और उससे छोटे क्या होते हैं, पीरियड्स। तो जैसे देखिए हम पैलियोजोइक इरा है तो इसके 6 पीरियड हैं, जो मीजोजोइक इरा है इसके 3 पीरियड हैं, जो सीनोजोइक इरा है इसके 2 पीरियड हैं। पैलियोजोइक इरा जो है इसके पीरियड आगे डिवाइड नहीं किए क्योंकि ये बहुत पुराना है, तो इसको पीरियड में डिवाइड, उस वक्त इतनी लाइफ भी नहीं थी, अभी लाइफ इवॉल्व हो रही थी, तो इसको डिवाइड नहीं किया गया। ओके, जो पैलियोजोइक इरा है इसके जो सब इराज हैं वो क्या हैं? परमियन है, कार्बोनिफेरस है, डिवोनियन है, सिलोरियन है, आर्डोविसियन है और कैम्ब्रियन है। उसके बाद जो मीजोजोइक इरा है उसमें क्रिटेशियस है, जुरासिक है और ट्राइएसिक है। जो सीनोजोइक इरा है, जो इसके जो आगे पीरियड हैं इन्हें क्वार्टनरी और टर्शरी जो है वो पीरियड कहते हैं। अब हम दोबारा से इसी पे आ रहे हैं, इस बैक्टीरिया से जो प्रोटेरोजोइक इरा है, अगर हम देखें आज से 2000 मिलियन ईयर अगो पहले हमारी ज़मीन के ऊपर ये चार्ट हमें जो बता रहा है, दोबारा आप इधर आ जाएं, आज से 2000 यानी 2 अरब साल पहले जिसे हम प्रोटेरोजोइक इरा कहते हैं, उस वक्त ज़मीन के ऊपर अगर हम देखें तो सिर्फ कुछ फंजाई के एंसेस्टर थे, कुछ एल्गी थे, और कुछ कॉमन इनवर्टिब्रेट्स के कुछ एंसेस्टर थे। यहाँ कुछ ट्राइलोबाइट्स के भी कुछ एंसेस्टर थे नीचे जो डार्क लाइन में आपको नजर आ रहे हैं। अभी सही ट्राइलोबाइट्स इवॉल्व नहीं थे हुए, समझे कि उसकी कुछ फॉर्म या एंसेस्टर इधर थे इस दौर में। उसके बाद आगे पैलियोजोइक इरा आया, और पैलियोजोइक इरा में बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हुई, सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन जो है वो पैलियोजोइक इरा में है। अब आपको ना ये एक बात ज़रा देखिएगा, सबसे पहले ये जो आप पैलियोजोइक इरा में जो आपको कुछ लाइनिंग नज़र आ रही हैं, कहीं पे वो ब्रॉड हैं, कहीं पे वो फिर से थिन हो रही हैं। असल में ये माइक अगर मैंने कॉलर पे लगाया तो इसका थोड़ा सा इशू है, नहीं तो मैं साथ माउस यूज़ करके आपको लिख के बताता, ज़रा समझ आना था। चलिए ऐसे ही ज़रा आपने इधर ही रहना है, पैलियोजोइक इरा में आपने कोशिश करनी है इसी पे रहें। पैलियोजोइक इरा में आपको ये जो मुख्तलिफ आगे जैसे देखें, आप देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ अभी। इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल में जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इसको देखें। इनवर्टिब्रेट्स जो सबसे एंड पे इसका जो है, आपको जो डाटा लाइन के बाद जो पॉइंट शुरू हो रहा है ट्राइलोबाइट्स का, इधर से समझे कि इनवर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए थे। इनवर्टिब्रेट जो थे वो पैलियोजोइक इरा के आर्डोविसियन दौर में, यानी आर्डोविसियन जो पीरियड था पैलियोजोइक इरा का, इसमें आज से 500 मिलियन ईयर अगो पहले, यानी इसका मतलब है 50 करोड़ साल पहले, आज से 50 करोड़ साल पहले इनवर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए थे, जमीन के ऊपर आए थे, आज से कितने, 50 करोड़ साल पहले। ओके, पहले इसको जरा समझते हैं हम इनवर्टिब्रेट्स को, जिसे हम ट्राइलोबाइट्स कहते हैं। उसके बाद हुआ ये अभी देखें डाटा लाइन के बाद ये इवॉल्व हो गए, और ये इसी दौर में सुलैरियन में और डिवोनियन में ये बहुत डोमिनेंट रहे, बहुत गालिब रहे, और ज़मीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये फैल गए। ये जो ब्रॉड हो गया ना डाटा लाइन जो थी
आगे पॉइंट से शुरू उसके बाद आगे ब्रॉड हो गया, तो ये जिस पॉइंट से ये जो है वो मुकम्मल एक लाइन शुरू हुई है डॉट लाइन के बाद, ये समझे कि जैसे इवाल्व हुए हैं, और इवाल्व होने के बाद उसके बाद इधर से ये आगे ब्रॉड जो हो रहे हैं, दोबारा इधर ही रहना अपने ट्राइलोबाइट्स के ऊपर। ये जो ट्राइलोबाइट्स हैं इनवर्टिब्रेट्स, ये जो ब्रॉड हो रहे हैं, इस ब्रॉड का मतलब है कि इधर इस दौर में इनका जो पॉपुलेशन था इन स्पीशीज़ का, ये इनवर्टिब्रेट्स का, ये बहुत ज़्यादा था। उसके बाद क्या हुआ कि जो कार्बोनिफेरस में भी बहुत ज़्यादा था, जो पर्मियन इसमें समझे कम होता रहा, और उसके बाद जो ट्राइयासिक जुरासिक दौर जो था, इसमें ये फिर से देखो लाइन नैरो हो गई है। तो इसका मतलब नैरो लाइन का मतलब है कहीं पे लाइन जो ब्रॉड हो रही है और कहीं पे नैरो हो रही है। जिधर लाइन ब्रॉड हो रही है सर, इसका मतलब है कि इधर ये स्पीशीज जो थी इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, डोमिनेंट थी, और जिधर ये नैरो हो रही है इसका मतलब ये कम हो गई है। उसके बाद आगे देखें, जो सिनोज़ोइक हो रहा है, फिर इनवर्टिब्रेट्स जो है वो ज़्यादा हो गए, और अभी कांस्टेंट रेट से आज के दौर में भी इनवर्टिब्रेट्स जो है, इंसेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंसेक्ट हैं आज के दौर में भी, ये कांस्टेंट रेट पे चल रहे हैं, बल्कि ये बर्ड्स मैमल से भी ज़्यादा हैं। ऊपर आप देख सकते हैं इसको। ओके, तो हमें एक तो इसको हमने किसको देखा, अभी हमने ट्राइलोबाइट्स को देखा। उसके बाद जो थे वो जो बैक्टीरिया था, इससे तो कुछ ट्राइलोबाइट्स बने थे ना इनवर्टिब्रेट्स, कुछ बन गए थे फिशेज। तो फिशेज जो थे ये भी ट्राइलोबाइट्स के साथ ही समझे कि कैम्ब्रियन के बाद आर्डोविशियन दौर में आज से 50 करोड़ साल पहले फिशेज भी इवाल्व हुए थे। फिशेज कब इवाल्व हुए थे? आज से 50 करोड़ साल पहले आर्डोविशियन दौर में फिशेज इवाल्व हुए थे। और जब फिशेज इवाल्व हुए तो फिशेज भी बाद में आस्ता आस्ता काफ़ी तादाद इनकी बढ़ती रही, डोमिनेंट रहे, और उसके बाद ये भी समझे कि पैलियोज़ोइक ईरा तक तो काफ़ी डोमिनेंट रहे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए ये तरह नैरो हुए, इनकी जो पॉपुलेशन थी ये कम हुई, क्योंकि उस वक्त ज़मीन के हालात चेंज हुए, पानी की कमी हुई, जो थे उस वक्त ये जो थे कम हुए। मैंने आपको बताया था शुरू में कि पानी कम हुआ, फिर ये रेप्टाइल में एम्फीबियन में बदले। तो उसके बाद देखो आगे फिर ट्राइयासिक जुरासिक में फिर से बढ़ना शुरू हो गई ये जो फिशेज थी। और उसके बाद क्रिटेशियस, मेसोजोइक, टर्शरी, क्वार्नरी, और आज के दौर में भी फिशेज जो हैं वो एक कांस्टेंट मिकदार से अब इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। ये जो मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो फिशेज में कहीं पे लाइन नैरो हो रही है, कहीं पे ब्रॉड हो रही है, तो इसका मतलब जिधर ब्रॉड है उधर फिशेज उस दौर में काफ़ी ज़्यादा थी, और ये जो जैसे नैरो है इधर कम थी ज़रा। उसके बाद फिशेज जो थी इससे कौन सी आर्गन इवाल्व हुए थे? एम्फीबियन, जो खुश्की और पानी दोनों में रहते हैं, जैसे फ्रॉग, टर्टल, टॉर्टोइस वगैरह। तो ये एज ऑफ एम्फीबियन है। तो ये जो एम्फीबियन थे ये डेवोनियन दौर में आज से 40 करोड़ साल पहले ये इवाल्व हुए थे। जिधर से ये एम्फीबियन का समझे कि ये जो शुरू हो रहा है ना लाइन, तो इधर से आपने देखना है दूसरी साइड पे वाई एक्सिस पे जाके, तो वो आपको डिवोनियन से शुरू नजर आ रहा है। तो डिवोनियन यानी आज से 40 करोड़ साल पहले एम्फीबियन इवाल्व हुए। उस वक्त एम्फीबियन बहुत तेज़ी से बड़े, बहुत डोमिनेंट रहे। जो ही ट्राइयासिक जुरासिक दौर आया तो ये कम होते रहे, और आज भी ये जो एम्फीबियन है ये फिशेज से कम ही हैं। ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है। उसके बाद फिशेज एम्फीबियन से क्या इवाल्व हुए? रेप्टाइल इवाल्व हुए। रेप्टाइल जो थे ये परमियन दोस्त आज से समझे कि 27 करोड़ साल पहले इवाल्व हुए थे। उसके बाद जब ये इवाल्व हुए तो आसा आसा देखो ये डोमिनेंट होते रहे। इनका जो है वो जो लाइन है वो ब्रॉड नज़र आ रही है आपको। तो इसका मतलब है ये जो रेप्टाइल हैं इन्होंने जो है वो काफ़ी वक्त ज़मीन के ऊपर गुजारा। जो ट्राइयासिक और जुरासिक पीरियड में उसके बाद क्रिटेशियस और मेसोजोइक में ये बहुत डोमिनेंट थे, ज़मीन के ऊपर बड़ी हुकूमत थी। और रेप्टाइल की ही एक क्लास जो थी वो डायनासॉर थी। ये वही रेप्टाइल हैं जो डायनासोर भी एक रेप्टाइल ही थे। ये वही दौर है जिसमें डायनासोर ने बड़ी हुकूमत की। ट्राइयासिक और जुरासिक, आपने जुरासिक मूवी भी देखी होंगी जिसमें डायनासोर का काफ़ी जिक्र किया रहता है और डायनासोर के ऊपर बनी है। तो ये ट्राइयासिक और जुरासिक पीरियड जो था ये डायनासोर का ही पीरियड था। डायनासोर ने इसमें बहुत हुकूमत की। उसके बाद हुआ ये कि क्रिटेशियस मेसोजोइक एरा तक भी ये काफ़ी रहे, लेकिन जो ही टर्शरी और क्वार्टनरी दौर आया तो बिल्कुल रेप्टाइल ख़त्म हो गया। और इस रेप्टाइल ख़त्म होने की वजह आपको बताई थी मैंने कि एक एस्ट्रॉइड ज़मीन के साथ टकराया था, और ये रेप्टाइल में भी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो थे वो डायनासोर ही थे। तो वो जो रेप्टाइल है समझे डायनासोर और छोटे छोटे रेप्टाइल कुछ बच के, और जो टर्शरी में अगर हम देखें तो समझे कि ये आपको तकरीबन 70 मिलियन हो गए। तो इसका मतलब है तकरीबन 6 करोड़ साल पहले, आज से 70 से ज़रा कम ही पहले ही ये ख़त्म हो गए थे। तो तकरीबन 6 करोड़ साल पहले जो थे डायनासोर ज़मीन के ऊपर से ख़त्म हो गए थे। आज से कितने 6 करोड़ साल पहले डायनासोर ज़मीन से ख़त्म हुए थे। और डायनासोर के जो एंसेस्टर थे वो इवाल्व कब हुए थे? आज से 27 करोड़ साल पहले ज़मीन के ऊपर डायनासोर के एंसेस्टर आए थे। लेकिन जो ज़मीन डायनासोर जो आए थे वो ट्राइसिक और जुरासिक पीरियड में डायनासोर बहुत ज़्यादा स्पीशीज थी, तकरीबन 700 मुख्तलिफ स्पीशीज डायनासोर की थी। उसके बाद इन रेप्टाइल से बाद में जो थे वो कुछ रेप्टाइल जो थे ना, रेप्टाइल से आगे जो थे वो बर्ड्स बने। अब रेप्टाइल से क्या बने थे? बर्ड्स। तो इन्हीं रेप्टाइल से जब बर्ड्स बने थे तो ज़रूर कोई इन बिटवीन भी कोई चीज़ आएगी। बिल्कुल रेप्टाइल और बर्ड्स के दरमियान भी कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें रेप्टाइल जैसी खूसियत भी होंगी और बर्ड्स जैसी भी खूसियत भी होंगी। उसके बाद आस्ता आस्ता वो बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए। तो आज हमें कुछ ना, जैसे इसमें देखें लिखा भी है उन्होंने आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियो
पेटेरिक्स नीचे देखें, ये बर्ड्स के नीचे आपको जिधर से ये ब्लैक लाइन नीचे आ रही है तो डाटा लाइन पे एक आर्कियोप्टेरिक्स लिखा हुआ है। तो आर्कियोप्टेरिक्स का मतलब क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स एक कुछ डायनासोर का नाम है। ये ऐसे डायनासोर थे आर्कियोप्टेरिक्स जिनके फोसिल्स आज भी हमारे पास हैं। अमेरिका के पास जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी जो है वो उधर म्यूजियम में इसके जो है वो पड़े हुए हैं फोसिल्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स से फोसिल्स हमें ये पता चलता है कि ये ऐसे डायनासोर थे या ऐसे बर्ड्स थे, ये उड़ने वाले डायनासोर थे। इनके जो इनकी बीक थी और लेकिन बीक के अंदर तित थे, दांत थे, क्योंकि दांत रेप्टाइल के अंदर होते हैं, बर्ड्स के अंदर क्या होती है? बीक होती है। तो अब ये जो आर्कियोप्टेरिक्स थे अभी ये बर्ड रेप्टाइल से इवॉल्व हुए थे, तो मुकम्मल बर्ड्स बदलने तक ये कुछ डायनासोर ही थे, आर्कियोप्टेरिक्स थे। बल्कि अगर आप मुर्गी का भी एवोल्यूशन आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मुर्गी की एवोल्यूशन हिस्ट्री में भी आपको नीचे एंड पे डायनासोर नजर आएंगे। मैं आपको नए मसले में नहीं डालूंगा, लेकिन कहा यह जाता है कि मुर्गी की भी कुछ स्पीशीज हैं वो डायनासोर से इवॉल्व हुई थी। मुर्गी भी एक बर्ड है, तो बर्ड रेप्टाइल यानी डायनासोर से बने थे। तो कुछ डायनासोर ऐसे थे आर्कियोप्टेरिक्स जिनकी जो थी वो बीक के अंदर तित भी हमें नजर आते हैं फॉसिल्स की स्टडी करने से। यार इन बिटवीन कोई चीज़ होगी। उसके बाद मैमल्स भी इवॉल्व हुए। तो ये जो बर्ड्स थे ये कब इवॉल्व हुए थे? जुरासिक पीरियड तक, यानी कि आज से तकरीबन 18 करोड़ साल पहले बर्ड्स इवॉल्व हुए। जो मैमल्स थे वो परमियन यानी 27 करोड़ साल पहले मैमल्स इवॉल्व हुए थे। ये जितनी भी ये जो अ, ये जो बर्ड्स और मैमल है ना, ये दोनों रेप्टाइल से, ये नहीं है कि आपने ये कहना है कि रेप्टाइल से बर्ड्स और बर्ड से मैमल हुए थे, ऐसा नहीं है। ये जो बर्ड्स थे देखें उस दौर में जुरासिक में जब बर्ड्स इवॉल्व हुए थे तो उस दौर में देखें जिधर बर्ड्स इवॉल्व हुए थे उस वक्त डायनासोर भी बहुत डोमिनेंट थे जुरासिक में। तो ये जो उस वक्त बर्ड्स जो इवॉल्व हुए थे इन्हीं में कुछ आर्कियोप्टेरिक्स उड़ने वाले डायनासोर भी इसी दौर में थे, लेकिन वो खत्म हो गए और उसके बाद दोबारा से बर्ड्स जो थे वो डोमिनेंट आए। और टर्शियरी और क्वार्नी जब जो थे वो डायनासोर रेप्टाइल खत्म हो गए तो फिर बर्ड्स ने जो थी वो दोबारा से एक नया दौर शुरू हुआ, दोबारा से ज़मीन के ऊपर हालात ठीक हुए तो बर्ड्स ने हुकूमत करना शुरू कर दी। अगर हम मैमल्स को देखें तो मैमल जो थे वो परमियन 27 करोड़ साल पहले इवॉल्व हुए आस्ता आस्ता कांस्टेंट रेट से। ये जो थे जब ज़मीन के ऊपर एस्ट्रॉयड टकराया था ना तो मैमल्स जो थे काफ़ी छोटे छोटे जो मैमल्स थे ये बड़े मैमल नहीं थे, क्योंकि बड़े मैमल होते ही नहीं थे। डायनासोर जो थे इनको खा लेते थे, ख़त्म कर देते थे इस वजह से। तो ये मैमल्स की कुछ स्पीशीज पानी में भी रहती थी उस वक्त। तो ये बाद में जब डायनासोर खत्म हुए ज़मीन के ऊपर एस्ट्रॉयड टकराया तो फिर से कुछ मैमल बच गए और वो जो मैमल थे अब डायनासोर खत्म हो गए। देखो गौर करें, डायनासोर खत्म हो गए तो मैमल्स इवॉल्व हो गए। मैमल्स जो थे वो उनका जो स्केल है वो बड़ा हो गया, मैमल्स ब्रॉड हो गए। सिनोजोइक में जब डायनासोर खत्म हो गए, जब डायनासोर थे तो मैमल को बढ़ने का मौका नहीं था मिल रहा। रेप्टाइल जब थे, जब रेप्टाइल खत्म हो गए, देखा आगे रेप्टाइल नैरो हो गए हैं तो मैमल्स बढ़ना शुरू हो गए हैं। ओके, तीसरी जो साइड थी हमारे पास जो फंजाई और एल्गी थे, इसी फंजाई से जुदा कुछ फंजाई और एल्गी डोमिनेंट थे। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा फंगस और एल्गी की स्पीशीज थी, लेकिन उसके बाद फंगस और एल्गी जो थे वो कम हो गए और पैलेजोइक मेसोजोइक और सिनोजोइक और आज के दौर में भी ये इसकी जो है वो फंजाई और एल्गी इतने ज़्यादा नहीं है जितने उस दौर में थे, हमें चार्ट ये बता रहा है। उसके बाद इसी फंजाई से और एल्गी से, इसी एल्गी से कुछ ऐसे प्लांट बने, एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो एल्गी जो थे आपने याद रखना है प्लांट के जो एंसेस्टर हैं वो एल्गी हैं। सबसे पहले एल्गी इवॉल्व हुए थे बैक्टीरिया से एल्गी, और एल्गी के बाद प्लांट बने थे। तो प्लांट एल्गी से बने हैं, ये आपने इसमें देखना है। तो ये बड़े अहम है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अभी तक वैसे एमडी कैड में फर्स्ट चैप्टर से कोई भी सिलेबस ऐड नहीं किया जाता। अगर ऐड किया गया तो ये जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बड़ा समझने वाला है। वैसे भी आपको मुकम्मल बायो के ऊपर कमांड होनी चाहिए, आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड, कोई भी ऐसी पिक्चर है कोई भी ऐसी है, मैंने आपको पहले दिन कहा था, तो इस पर आपने मुकम्मल यकीन लेके आना और हर चीज़ को समझना है। एक चीज़ समझेंगे तो आगे वाली समझने में आसानी होती है, इंटरेस्ट बढ़ता है। तो आपने इसको एम नहीं समझना कि शायद ये जो हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है ये इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एलजी जो थे इससे क्या इवॉल्व हुए थे? प्लांट। और प्लांट में सबसे पहले जो प्लांट है वो फर्न्स हैं, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और उसके बाद एंजियोस्पर्म। जो फर्न्स हैं ये कब इवॉल्व हुए? डिवोनियन पीरियड में, यानी 40 करोड़ साल पहले जो फर्न थे इवॉल्व हुए। और ये वही दौर था जब एम्फीबियन भी दूसरी साइड पे इवॉल्व हुए थे, ये दोनों इसी दौर में इवॉल्व हुए थे। ये जो फर्न्स हैं इसके साथ में लिखा हुआ है कोल फार्मिंग एज स्पोर बेरिंग ट्रीज, यानी कि ये जो फर्न जब इवॉल्व हुए थे ना उस वक्त कोल यानी कि चट्टाने वगैरह भी बन रही थी। ये वो दौर था, कोल फार्मिंग एज भी से कहते हैं। आज से तकरीबन जो है वो 40 या 44 जो है वो ईयर्स या 40 करोड़ साल पहले जो था वो काफ़ी ज़्यादा रॉक्स ज़मीन के ऊपर बनी थी, चट्टाने वगैरह। और ये वही दौर था जब फर्न्स बने थे, और फर्न्स को स्पोर बेरिंग ट्री भी कहते हैं। यानी फर्न्स ऐसे ट्री होते हैं जो अपने ऊपर स्पोर रखते हैं। स्पोर क्या होते हैं? स्पोर कुछ ऐसे हेप्लॉइड सेल होते हैं जो कि गेमेटोफाइट्स प्लांट बनाते हैं। डिटेल में देखेंगे चैप्टर 9 में जब प्लांट वाले को डिस्कस करेंगे। फर्न्स काफ़ी इवॉल्व हुए, डोमिनेंट रहे और आस्ता आस्ता जुरासिक और ट्रायसिक में कम हुए और उसके बाद आज के दौर में ये कॉन्सेप्ट मकदार से चल रहे हैं, हमें ये जो बता रहा है। उसके बाद इन्हीं फर्न से कुछ जिम्नोस्पर्म बने। जिम्नोस्पर्म फर्न्स भी सीड बनाते हैं,
सॉरी फर्न जो है ये स्पोर बनाएंगे, लेकिन ये जो जिम्नोस्पर्म है ये सीड बेरिंग है। फर्न जो है ये स्पोर बेरिंग होते हैं, जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जो सीड बेरिंग है, यानी ये सीड बनाते हैं। तो ये परमियन जो था पीरियड जो था, आज से 27 करोड़ साल पहले ये इवाल्व हुए थे। उसके बाद ये काफ़ी जो मेसोजोइक एरा में काफ़ी डोमिनेंट रहे, लेकिन सिनोजोइक एरा में ये थोड़े कम हो गए, और उसके बाद आज के दौर में भी ये कांस्टेंट रेट से ही चल रहे हैं। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जो क्या सीड बेरिंग है, ये सीड बनाते हैं, डायरेक्ट सीड बनाएंगे। सीड वैसे फ्लावर से बनते हैं, लेकिन ये आज भी डायरेक्ट जो है वो इसकी बेशुमार ऐसी स्पीशीज है जिम्नोस्पर्म की जो कि सीड डायरेक्ट बनाते हैं, ना कि फ्लावर। ओके, उसके बाद एंजियोस्पर्म प्लांट, ये ऐसे फ्लावरिंग प्लांट हैं, ये पहले फ्लावर बनाएंगे, उन फ्लावर से बाद में सीड बनेंगे, यानी फल वगैरह बनेंगे इनके। ये जो थे तकरीबन ट्राइएसिक जो थे इसमें इवाल्व हुए थे, और उसके बाद ये काफ़ी तादाद में बढ़ते रहे और बहुत डोमिनेंट आ गए। ये जो क्यों डोमिनेंट आए, क्योंकि ये भी सीड बेरिंग होते हैं, पहले फ्लावर बनते हैं, और जब सीड, तो सीड जो है ये सीड बैंकिंग आपको पता होगा, ये सीड जो है इनके जो सीड है वो जितने मर्जी हालात चेंज हो जाए ज़मीन के ऊपर ये ख़त्म नहीं होते, फिर से इनसे प्लांट नए नए बनते रहेंगे। ओके, इसको याद करने का जो आसान तरीका है वो मैंने नीचे लिखा है। कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रैक। इसके जो पीरियड हैं इनको याद करने के, जैसे जो पैलेजोइक पीरियड है इसमें कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, तो आपने ये इसमें ऐसे याद रखना है, पहले इसको समझ लें। कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुली, कैमल जब बैठता है तो बड़ी केयरफुली बैठता है, पर हेप्स देयर जॉइंट्स क्रैक, क्योंकि इसके जॉइंट जो हैं दूसरे जानवर की तरह नहीं बैठता, इसके जो जोड़ हैं वो क्रैक कर सकते हैं, इस वजह से ये बड़ी केयरफुली बैठेगा। तो इस जुमले को अगर आप, सेंटेंस को अगर आप याद करें तो फिर इस तरतीब से आप पैलेजोइक के पीरियड जो हैं, पैलेजोइक एरा के, इसके आप याद रख सकते हैं। सी कैमल से मुराद कैम्ब्रियन है, ऑफन से मुराद आर्डोविशियन है, सिट से मुराद सिलेरियन है, उसके बाद डोन से मुराद डिवोनियन है, केयरफुली से मुराद कार्बोनिफेरस है, परहैप से मुराद परमियन है, उसके बाद जो देयर है जो आगे मीजोजोइक है उसमें ट्राइएसिक है, जॉइंट से मुराद जो है वो जुरासिक है, और क्रैक से मुराद क्रिटेशियस है। और उसके बाद आगे आप टर्शियरी और क्वाड्रेंट ब्रैकेट में लिख के इसे आप, इसके भी सब जो पीरियड है इसको आप याद कर सकते हैं। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपने इनको देखना है। इस टॉपिक के रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है हाउ वी कैन स्टडी एज ऑफ फॉसिल्स बाय सेडिमेंटेशन। तो इसके लिए अभी मैं असल में मुझे हाथ में ये पकड़ा हुआ, तो मैं आपको डायरेक्ट अब इसमें पावर पॉइंट में पीछे नहीं जाऊँगा, क्योंकि उधर लिखना पड़ेगा तो ज़रा आपको आवाज़ का मसला आएगा। तो बुक को आप खोल लें, ज़रूर आपने बुक खोली होगी। पेज नंबर 8 पे आपने लिविंग वर्ड इन टाइम जो है, इसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, हाउ वी कैन स्टडी एज ऑफ फोर्सेस बाय सेडिमेंट, जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने लिखे हैं, तो यहाँ बोर्ड में जो आए हुए हैं पिछले। तो हाउ वी कैन स्टडी द एज ऑफ फोर्सेस बाय सेडिमेंट्स, इसके लिए आपको इसका जो लाइन नंबर 3 है इधर जाना पड़ेगा। इधर से लाइन नंबर 3 से द एविडेंस ऑब्टेन्ड, इधर से इसको हाईलाइट करना है आपने। शॉर्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट है इधर से आप लिखना है द एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ फोर्सेस व्हिच अलो biologists to place them in the time sequence. As geological time passes and new layers of sediments are laid down, older sedimentation layers be in deeper layers, provided the sequence of layer has not been disturbed. बिल्कुल आपने इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर इधर तक लिखना है कि आपको फोसिल्स की एज जो है वो सेडिमेंट से कैसे पता चलती है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ वी कैन स्टडी ऑफ एज ऑफ फोसिल्स बाय रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, आप कैसे पता चलाते हैं। तो इसको इसी के आगे इन एडिशन वाला आपने वर्ड नहीं लिखना, इट से लिखना है, इट इज़ पॉसिबल। सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन इसका जवाब इधर से है, इट इज़ पॉसिबल टू डेट एज रॉक बाय कंपेयरिंग द अमाउंट्स ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव आइसोटोप बाय दिस कंटेन द ओल्डर सेडिमेंट्स लेयर have less of these specific radioactive isotope than younger layer। आगे भी आप लिखना है अगला सेंटेंस भी, a comparison of layer gives an indication of relative age of fossils found in rocks। इधर तक इस क्वेश्चन का आपने आंसर लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है how we can determine the age of rock, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यही क्वेश्चन है सेम इधर से, इट इज़ पॉसिबल टू डेट एज रॉक बाय कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव। ज़ाहिर मैंने आपको बताया था कि रॉक की एज भी उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं उसको देख के पता चलता है। तो स्पेसिफिक रेडियोएक्टिव आइसोटोप देन सॉरी इधर हम हाँ जी, सर्टेन रेडियोएक्टिव आइसोटोप दे कंटेन ओल्डर सेडिमेंट्स लेयर हैव लेस ऑफ द स्पेसिफिक रेडियोएक्टिव आइसोटोप देन यंगर लेयर। इसके लिए आपने यंगर लेयर तक ही रुकना है, आगे नहीं जाना इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आगे है राइट द नेम ऑफ सब इराज ऑफ मेसोजोइक एरा। तो जो मेसोजोइक एरा है जो कि हमारा सेकंड एरा था, इसके जो सब इराज हैं उनके नाम लिखने आपने, तो वो कौन से हैं, क्रिटेशियस है, जुरासिक है और ट्राइएसिक है। उसके अलावा राइट द नेम ऑफ सब इरा ऑफ पैलेयोजिक एरा। तो पैलेयोजिक एरा के जो सब इराज हैं उसके नाम परमियन है, कार्बोनिफेरस है, डिवोनियन है, सिलोरियन है, आर्डिविशियन है और कैम्ब्रियन है। इनके नाम आपने लिखने हैं, याद करने हैं। लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम चार्ट विच इरा इवॉल्व्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज।
तो वो कौन सा है, आपको मैंने पहले बताया था वो कौन सा है, पैलेज़ोइकेरा। पैलेज़ोइकेरा वो ही रहा है जिसमें मैक्सिमम देखें आपको डार्ट जो है शुरू हो रहे हैं मुख्तलिफ स्पीशीज़ के, तो इसको आपने इस तरह देख लेना है। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।